ओके तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक पर। इसका नाम है कूलाम्स लॉ। ओके, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब हमने चार्ज पर बात की थी तो उसमें ये कहा था चार्ज इज़ एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल विच अट्रैक्ट और रिपेल द अनदर मटीरियल। तो इसमें एक जो वर्ड आया था ना, अट्रैक्ट और रिपेल होना, तो अट्रैक्शन और रिपल्जन एक्चुअली में होता क्या है? ये होता है फोर्स, है ना। तो इस बात से ये पता चला कि क्या दो चार्जेस एक दूसरे को पर फोर्स लगाते हैं? तो हाँ, एक दूसरे पर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर या दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसको बाद में कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलाम्बियन फोर्स। वो फोर्स कितना होता है ये कैलकुलेट करने के लिए कूलाम्ब आए और उन्होंने अपना एक लॉ दिया जो कूलाम्ब लॉ के नाम से फेमस हुआ। ओके, क्या कहा इन्होंने? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास में दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2। ओके, हमारे पास में दो चार्ज हैं Q1 और Q2, ये पॉइंट चार्ज हैं और दोनों एक दूसरे से 4r डिस्टेंस पर सिचुएटेड हैं। ओके, तो वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस r। ओके, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा इसके बारे में इन्होंने कहा। तो इसके में इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया ना, वो दो पार्ट में डिवाइड था। पहला क्या था, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहला क्या था? पहला इन्होंने कहा था कि दोनों जो चार्जेस हैं इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो कूलाम्स लॉ का जो स्टेटमेंट था वो ये था ना, द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही था ना। तो क्या कहा गया कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, पहली बात वो किस पर डिपेंड करता है? दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड हैं उनके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या कहा? सेकेंड पॉइंट इन्होंने ये कही कि इनके बीच में जो फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की डिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि मैं इन दोनों बातों को एक साथ मर्ज कर दूं तो क्या आएगा फार्मूला? तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब है दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किस पर डिपेंड करता है? Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाएगा, एक कांस्टेंट जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल का साइन लाते हैं, तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा K। ओके, और कितना हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला कुछ यूँ होता है। ओके, बाद में बताया गया कि वेयर K क्या है? K कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो होती है, कांस्टेंट की वैल्यू बाद में पता चली ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ओके, तो K की वैल्यू हम यहाँ इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए, K की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? K की यूनिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? R स्क्वायर को इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में आएगा और Q1 Q2 चार्जेस है ना, इनको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आएगा। तो कितना हो जाएगा? F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 K इज इक्वल टू, तो फार्मूले से ही तो यूनिट बनती है। क्या होगा? F मतलब न्यूटन, फोर्स है ना, तो न्यूटन होगा, और R स्क्वायर यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्क्वायर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे दो चार्ज हैं कूलाम इंटू कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर। तो K की यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ठीक है। फार्मूले से ही यूनिट बनती है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? K की जो वैल्यू है, इसको है ना, एक ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। बाद में पता चला कि ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जहां इप्सिलॉन नॉट क्या है? इप्सिलॉन नॉट है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी अलग से सिर्फ इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? सिर्फ इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ओके, सिर्फ इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है और यूनिट हो जाएगी इसकी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये जो यूनिट है ना 1/ε0 नॉट की है, तो अगर खाली इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए तो इसका क्या कर देंगे हम? रेसिप्रोकल कर दीजिए। देखिए ये ऊपर आ जाएगा। तो फिर इसका भी जब वैल्यू फॉर्मूला का रेसिप्रोकल होगा तो यूनिट का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है एक्चुअली में, इस पर एक अलग से हम वीडियो डालेंगे, लेकिन अभी बस
जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि इप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी और फ्री स्पेस क्या होती है, दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है, ठीक है। तो जो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उनके बीच में मीडियम क्या है। अभी मीडियम नहीं है कुछ भी, एयर है या फिर हम मान लेते हैं कि स्पेस है यहाँ पे या वैक्यूम क्रिएट कर दिए, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू इतनी आएगी। हाँ, अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वो हम फिर जब परमिटिविटी का वीडियो डालेंगे तो उसमें हम अलग से इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं दो चार्ज पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 जो दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर स्पेस में रखे हैं या वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक है। तो इतना ये आता है फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो ये आता है दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला। अब ये फोर्स एट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा ये डिपेंड करता है चार्जेस के नेचर पर, ठीक है। अगर चार्जेस दोनों सेम होंगे, जैसे सेम पोलरिटी के चार्जेस हैं, अगर सेम पोलरिटी के चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अपोजिट पोलरिटी के चार्जेस हैं तो ये इसको रिपेल करेंगे। पोलरिटी अगर क्या होगी, दोनों चार्जेस की पोलरिटी मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे अगर, या दोनों नेगेटिव हो। पोलरिटी मीन्स होता है इसका साइन, ठीक है। तो पोलरिटी क्या होनी चाहिए, अगर पोलरिटी अगर सेम होगी तो क्या होगा, ये रिपेल करेंगे। सेम पोलरिटी के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर पोलरिटी अपोजिट होगी, अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या फिर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये डिपेंड करेगा किस पर, चार्जेस की पोलरिटी पर, कि चार्जेस की पोलरिटी कितनी है, पॉजिटिव है कि नहीं। अगर दोनों सेम चार्जेस के हैं, मतलब सॉरी सेम साइन है अगर इनका, ठीक है, तो कितना होंगे, तो रिपेल करेंगे। और अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को एक पर्टिकुलर फोर्स, कितने फोर्स, इतने फोर्स के साथ, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं या फिर इसको कूलाम्बियन फोर्स भी कहते हैं। इतने फोर्स के साथ ये इसको अट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो एक चार्ज दूसरे पर इतना फोर्स लगाता है तो दूसरा भी पहले पर उतना ही फोर्स लगाएगा, ओके। कितना होगा, देखो, पहला चार्ज दूसरे पर जितना फोर्स लगाता है दूसरा भी पहले पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा जितनी वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जांपल Q1 जो है वो Q2 को रिपेल कर रहा है 5 न्यूटन के फोर्स से इधर की तरफ, ठीक है। तो फिर Q2 क्या करेगा, Q2 भी Q1 को इधर की तरफ, है ना, ऐसे करके अपोजिट में रिपेल करेगा 5 न्यूटन के फोर्स के साथ में, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं और इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम बात करते हैं कूलाम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में जब हम जाएंगे तब हम उसको प्रूव करेंगे, ओके। वेक्टर फॉर्म निकालना है हमें, ठीक है। कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं हम वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए। वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ओके। मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q1 और ये ओरिजिन है, और यहाँ से ये इसका है पोजीशन वेक्टर, इस वाले चार्ज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है R1, ओके। और एक और चार्ज पार्टिकल है Q2, इसका पोजीशन वेक्टर है R2, ठीक है। तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है ऑब्जर्वर, मान लिया यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ठीक है, और मुझसे ये वाला चार्ज R1 डिस्टेंस पर है और ये वाला R2 डिस्टेंस पर है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे होंगे वो इस बात पे डिपेंड नहीं करते हैं कि ये दोनों मुझसे कितनी दूर है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करते हैं कि ये दोनों आपस में कितना दूर है ना। तो कूलाम ने क्या बताया था, जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी इस पर डिपेंड करते हैं। तो पहले मैं ये निकालना चाहता हूँ कि पहला वाला चार्ज दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, सपोज करते हैं दोनों पॉजिटिव हैं, तो पहला वाला दूसरे को क्या करेगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा, कितने फोर्स से, ठीक है। पहले वाले पे कितना फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं फोर्स लगेगा फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। F21 का मतलब है फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। सेकेंड चार्ज पर फर्स्ट की वजह से कितना फोर्स लगेगा। ऐसे ही ये देखते हैं कि ये वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, कितने फोर्स से, तो ये हो जाएगा F फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ओके। तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा, अगर मैं पहले निकालना चाहता हूँ F12, पहले मैं निकालना चाह रहा हूँ F12 यानी फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज निकालना चाह रहा हूँ मैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
तो मुझे सेकंड चार्ज पर फोर्स निकालना है, किसकी वजह से, कौन मार रहा है, ये लगा रहा है। तो ये वाला चार्ज इससे कितना दूर है, पहले ये पता करो, ये वाला चार्ज इससे कितना दूर है। तो आपने कहा सर मान लेते हैं ये वाला चार्ज जो है वो इससे कितना दूर है ना, ये फोर्स जो है, ये वाला चार्ज इससे कितना दूर है, तो R12, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ चार्ज 1 फ्रॉम 2, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ चार्ज 1 फ्रॉम 2, किधर की तरफ है, ये वाला सेकंड वाला चार्ज इधर की तरफ है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इधर की तरफ, ये हो गया एरो, ठीक। अकॉर्डिंग टू द वेक्टर एडिशन लॉ, जैसे आपने पढ़ा होगा, देखो वेक्टर एडिशन लॉ पढ़ा है, तो वो क्या कहते हैं, जैसे एक वेक्टर है मेरे पास A और एक वेक्टर है B, दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, इसकी हेड, इसकी एरो को, इसकी टेल को इसकी हेड से ऐड कर देते, तो R इजिकल टू कितना आता था, A प्लस B। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी आएगी, देखो R1 इजिकल टू कितना आ जाएगा, R1 और R2, देखो ये वाला एक वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, तो देखो इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर की टेल में ऐड हो रहा है, देखो ये तो एक वेक्टर हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, तो एक की हेड दूसरे की टेल में ऐड हो रही है यहाँ पे, तो दो वेक्टर हो गए और इनका रिजल्टेंट जो आएगा ये आएगा। तो इसका मतलब ये आ जाएगा R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2, सॉरी ये ऐसे होगा, हाँ मुझे क्या निकालना है, हाँ R21 डिस्टेंस ऑफ सेकेंड चार्ज फ्रॉम 1, ओके, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड चार्ज फ्रॉम 1, ओके, ये होगा R21 निकालना पड़ेगा, ओके। तो कितना आ जाएगा, जरा यहाँ पे देखिए वैल्यू फिर से निकाल रहा हूँ मैं, R1 वेक्टर R1 हो गया प्लस R21 इज इक्वल टू, देखो दो वेक्टर है ना, ये वेक्टर प्लस इसको दोनों को ऐड किया तो ये इसके बराबर आना चाहिए, रिजल्टेंट के बराबर R2 के बराबर, तो यहाँ से R21 कितना आ जाएगा, R21 आएगा R2 माइनस R1, ओके। चलिए तो F21 निकालना चाह रहा हूँ मैं, तो F21 कितना होगा, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, तो कितना होगा फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन ये कितना हो जाएगा R21 वेक्टर का है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ये, तो यहाँ पे R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लिया। अच्छा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कैसे बनती है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसके फोर्स का मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, ठीक है, इतना फोर्स लगेगा। अब डायरेक्शन किधर होगी, तो डायरेक्शन कौन बताएगा, ये यूनिट वेक्टर जो है ना वो डायरेक्शन बताएगा, तो यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा R21, इसी की वजह से तो डायरेक्शन आती है, फोर्स में जो डायरेक्शन आती है वो पोजीशन वेक्टर की वजह से आ रही है, ये वाले फोर्स में जो है, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है चार्जेस, तो ये आ जाएगा एरो, ओके। यहाँ ज़रा वैल्यू पुट करिए, R21 की वैल्यू यहाँ से उठा के रखते हैं, कितना आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 की जगह लिख देंगे हम R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू, ये तो R21 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हाँ सॉरी, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, आपको पता है कोई यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट वेक्टर होता है। तो R21 की जगह पे लिखा जा सकता है R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21, ठीक है। वैल्यू पुट करो जरा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन ये हो गया R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू आई, और R21 की वैल्यू भी यही आएगी R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड, तो कितनी हो जाएगी पावर 3, ओके। और ऊपर क्या बचेगा R21, तो R21 को मैं क्या कर रहा हूँ, वेक्टर R21 की जगह पे लिख ले रहा हूँ मैं R2 माइनस वेक्टर R1, ओके। तो इतना फोर्स लग रहा है पहले वाले चार्ज पर, दूसरा वाला जो चार्ज है वो इतना फोर्स लगा रहा है ये, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि दूसरा वाला पहले पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये तो हमने काउंट कर लिया। अब हमें निकालना है कि दूसरे वाले पर पहला वाला कितना फोर्स लगा रहा है, ये देखना होगा। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए करना होगा कि ये जो वेक्टर था ना इधर, अब ये देखना होगा कि पहला वाला चार्ज दूसरे से कितना दूर है, तो वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, तो ये हो जाएगा R12 डिस्टेंस ऑफ चार्ज 1 फ्रॉम 2, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ चार्ज 1 फ्रॉम 2, तो कितना आ जाएगा
अब मुझे चाहिए F21, तो F21 कैसे निकलेगा? चार्ज ऑन फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। फार्मूला आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इस बार R12 है, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ भी वही करना होगा, है ना, यहाँ भी वही करना होगा। भाई मैग्नीट्यूड मिल गया ये, अब उसमें डायरेक्शन और लगानी, तो डायरेक्शन कौन सा वेक्टर देखता है? यूनिट वेक्टर हमें क्या देता है? डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर लगा देंगे R21 ऑफ यूनिट वेक्टर। इसको जरा ओपन करते हैं, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। इसको क्या लिखा जा सकता है? यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं हम वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये हो जाएगा R12 का क्यूब। ठीक है ना, ये पावर देखिए, 2 पावर 1 क्यूब हो गया, और ये हो जाएगा R12 वेक्टर। तो ज़रा यहाँ से R12 की वैल्यू निकालता हूँ। इस बार इस वेक्टर के लिए निकालो। ये जो है ना इधर की तरफ एरो है, इस बार जो है ना इसका इधर की तरफ डायरेक्शन है। ये वाला चार्ज इधर से इससे कितनी दूर है? ऊपर की तरफ है। ओके, तो इधर इस बार होगा दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, तो इस बार क्या होगा? इस बार होगा R2 वेक्टर प्लस R12 इज इक्वल टू R1। ये वैल्यू आएगी ना, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, ये वेक्टर एडिशन लॉ के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं हम। तो R12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 माइनस R2। तो R12 की वैल्यू जरा पुट करेंगे यहाँ पे आके, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन यहाँ लिख दो वैल्यू R1 माइनस R2 का क्यूब, और ये कितना हो जाएगा? R1 माइनस R2 इस वेक्टर की जगह पे। अच्छा, जैसा कि फिगर से दिख रहा है कि R1 माइनस R2 का जो मैग्नीट्यूड है और R2 माइनस R1 का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू सेम है। भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ना सेम है, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से, है ना, तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है इसको मैं R12 को मैं 21 लिख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कितना हो जाएगा? R2 माइनस R1 का होल क्यूब। देखो R1 माइनस R2 की जगह पे R2 माइनस R1 लिख लिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ यहाँ चेंज हो जाएगा, अगर मैं R1 माइनस R2 की जगह पे R2 माइनस R1 करूँगा इसको, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ चेंज हो है क्योंकि यहाँ वेक्टर फॉर्म है, यहाँ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड का मतलब है डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये R2 माइनस R1 आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 देखो जाके, इक्वेशन 1 से क्या हो रहा है? ये जो वैल्यू है इधर चल रहा है F21, इधर चल रहा है F21, और ये माइनस है, और ये वैल्यू किसकी आई? ये पूरी, हाँ, ये वैल्यू किसकी आ रही है? ये आ रही है F12 की। ठीक है, तो इस डेरिवेशन से ये प्रूव होता है कि पहला वाला दूसरे पर फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल टू फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। यानी दूसरे पर पहला दूसरे पर जितना फोर्स लगाता है उतना ही दूसरा पहले पर फोर्स लगाता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है ना, ठीक है, पहला दूसरे पर जितना फोर्स लगाता है, दूसरा भी पहले पर उतना ही फोर्स लगाता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, ये हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया कूलॉम्स लॉ को। ठीक है, कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है वो तो ठीक है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन पहला दूसरे पर जितना फोर्स लगाता है दूसरा भी पहले पर ही उतना फोर्स लगाता है। उसकी वैल्यू सेम होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। ओके, और जब चार्जेस अट्रैक्ट कब करेंगे? जब दोनों की पोलैरिटी अपोजिट होगी, और चार्जेस रिपेल कब करेंगे? जब दोनों की पोलैरिटी सेम होगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पर, उस पर बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। ओके।